हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बिजी लर्न। और यार आज हम करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट, दैट इज लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में देखो यार हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, देन हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल्स, और फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन। ठीक है, और कोरोजन के प्रिवेंशंस। तो यार आज का टॉपिक लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा लंबा होने नहीं वाला है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, सो विल ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, डोंट वरी, समझ में पूरा आएगा, समझाने के हिसाब से नोट्स बना के लाया हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट एनी हरी। देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि यार क्या होते हैं मेटल्स एंड रिफाइनिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। कभी कभी वन मार्कर में पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। अब उन्हीं मिनरल्स में से जो मिनरल में बहुत हाई परसेंटेज होगा किसी एक पर्टिकुलर मेटल का, किसी एक पर्टिकुलर मेटल का अगर किसी मिनरल में बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका मेटल ओर कह देते हैं। ठीक है, दैट इज इट। और हाँ, दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ऐसा नहीं है कि बस उसमें है, उसको तुम यूज भी कर पाओ, उसको तुम निकाल पाओ। ठीक है, निकालो, मशीनरी लगेगी, लेबर लगेगी, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, इतना सब कुछ लगने के बाद भी अगर वो प्रॉफिटेबल है, देन वी कॉल इट अ ओर। ठीक है, मेटल ओर। जैसे आयरन ओर हो गया, कोल ओर हो गई, ठीक है, ये सब चीजें। गैंग्स, दैट इज impurities लाइक सॉइल, सैंड, एक्सेट्रा इन मेटल ओर। अब इन मेटल ओर्स में ऑफ कोर्स ये बात है, एकदम फुल तो वो मेटल ओर मिलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिलेंगी। भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर बन रहा है तो उसमें सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकता है, तो उस इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग। ठीक है, आ जाओ। एनरिचमेंट या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या मतलब है इसका? इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गैंग फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। कहने का मतलब, अब तुम्हारे एक मेटल के ओर में तुम्हारे पास इंप्योरिटीज थी, अगर मैं उन इंप्योरिटीज को हटा दूं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। मतलब ओर को हमने ऑन एनरिच कर दिया, एनरिच कर दिया मतलब उसकी क्वालिटी और बेटर हो गई, उसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल मिलने लगा अब हमें, क्योंकि इंप्योरिटीज उसमें क्या कर दी हमने, साइड कर दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक। देखो यार बहुत आसान है। सबसे पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारे सामने लिखी हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सी होती है? सबसे ऊपर वाला जो होता है सर, वो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव का मतलब सर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये हर समय ना किसी से रिएक्ट करके रहेगा, कभी अपनी बेस फॉर्म में मिलेगा ही नहीं हमको। ठीक है, कभी भी नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट या फ्री मेटल के फॉर्म में कभी हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने रीजन बताया, क्योंकि ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज हाई है इनकी। रिएक्टिविटी सीरीज पे हाई का मतलब क्या है कि इनके पास क्या है, ये इनके पास टेंडेंसी है कि हर समय किसी ना किसी से रिएक्ट करते रहेंगे, कभी अपने फॉर्म में अकेले रहेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर आते हैं यार एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। इनका क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब कभी कभी रिएक्शन करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। एंड दीज आर यूजुअली ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, देन कम्स कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी। एच जी इज मर्करी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड, पी टी इज प्लैटिनम। ठीक है, अब ये है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब रिएक्ट करते ही नहीं। तो ये यूजुअली अपने किस फॉर्म में मिलते हैं? ये यूजुअली ही अपने फ्री फॉर्म में हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब आ जाओ, अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडरेट वाले को, फिर हम पढ़ेंगे लो वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हाईली रिएक्टिव को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडरेट वाले को देखने चलते हैं। मॉडरेट में क्या क्या बनता है, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या बनता है। या तो कार्बोनेट्स बन सकते हैं, ऑक्साइड्स बन सकते हैं, और सल्फाइड्स बन सकते हैं। अब याद रखो मेरी बात, ठीक है, कभी भी तुम्हारे को क्वेश्चन आए कि किसी भी सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड को तुम्हें क्या कराना हो तुम्हें क्या कराना हो, तुम्हें मान लो कराना है इसको एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से मेटल। तो याद रखना, इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक स्टेप करना है तुम्हें कि इन तीनों में से सबसे पहले इन तीनों को किस में कन्वर्ट कराओ, ऑक्साइड में कन्वर्ट कराओ। और ऑक्साइड एक बार कन्वर्ट हो जाए, फिर ऑक्साइड, भाई ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन है उस मेटल के पास सब बस। अब उस मेटल के पास अगर ऑक्सीजन है तो अगर मैं उसका रिडक्शन करवा दूं, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन निकलवा दूं, तो मेटल मेरे पे आ गया हाथ में, है ना। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये सल्फाइड हो मतलब एस के ग्रुप्स लगे हुए हों, सल्फर के ग्रुप्स लगे हुए हों, कार्बन के ग्रुप लगे हुए हों, कार्बोनेट ग्रुप लगे हुए हों, या ऑक्साइड्स हों, हैवी ऑक्साइड्स हों, उनको पहले सिंपल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। अब मेटल ऑक्साइड को चुपचाप यहाँ पे क्या करा देना है, रिडक्शन करा देना है उससे क्या होगा, तुम्हारा मेटल आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे निकल गया मेटल में से, भाई मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दिया तो सीधे क्या बचा, मेटल ही बचा। तो बस हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। ठीक है, तो अब देखो, इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल को ऑक्साइड से निकालना बड़ा आसान होता है। मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए पहले कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो या सल्फाइड हो, तीनों को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम उसमें से रिडक्शन करवा के ऑक्सीजन भी निकलवा लेंगे। ठीक है, तो देखो द प्रोसेस, जिससे वो वाला प्रोसेस जिससे तुम क्या करते हो, सल्फाइड निकलवाते हो। सल्फाइड देखो एस लगा हुआ है ना ग्रुप, देखो यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ सल्फाइड ग्रुप लगा हुआ है। सल्फाइड ग्रुप को निकालने के लिए तुम क्या करते हो, एक्सेस एयर लेते हो
और उसको हीट करते हो, एक्सेस एयर के साथ उसे हीट करते हो, और हीट करने पे क्या होता है कि तुम्हारा सल्फाइड ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे क्या रह जाता है, ये तुम्हारा बन गया ऑक्साइड। अब ऑक्साइड बन गया, ठीक है जी, इस ऑक्साइड को जेब में रख लो अभी, ठीक है। ऐसे ही देख लो अगर कार्बोनेट ग्रुप लगाओ, क्योंकि देखो ना ऑक्साइड तो ऑक्साइड है ही, उसको थोड़ी चेंज करेंगे, हमें किसको चेंज करना है, एक बार सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करना है और एक बार कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ कार्बोनेट आ गया, अब कार्बोनेट के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। अच्छा बाय द वे, तो सल्फाइड के लिए जो प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देते हैं रोस्टिंग का नाम देते हैं, ठीक है। एंड देन कार्बोनेट्स के लिए कौन सा प्रोसीजर आता है, दैट इज कैल्सिनेशन। इसमें क्या है, इसको चुपचाप हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्टेन हो गया, आपका ऑक्साइड ऑप्टेन हो गया। और एक बार अगर ऑक्साइड अगर आपके पास आ गया, तो ऑक्साइड का मैंने क्या बताया था क्या करना है हमें, अब हमें कर देना रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने का सबसे अच्छा तरीका, कार्बन ले लो। कार्बन एक की पास होती है एक वेरी हाई एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लाइकनेस, मतलब वो चाहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन रहे। तो वो क्या करेगा, जिंक में से, यहाँ पे देखो ना ZnO और ZnO प्रिपेयर हो गए, दोनों के ऑक्साइड्स आ गए, दोनों के ऑक्साइड्स आ गए। अब ZnO में से अगर मैं इसमें से क्या करूं, इसमें कार्बन दे दूं इसको, तो कार्बन क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन को पटा लेगा और अपने साथ ले जाएगा, और जिंक का हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, रिएक्शन नीचे लिखी भी हुई है। ZnO को हमने कार्बन के साथ मिलाया, तो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे वाले को रिड्यूस करा देगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो खुद तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया, लेकिन जिंक के पास से इसने ऑक्सीजन हटवा दिया, माइनस कर दिया, वही वाला ऑक्सीजन तो इसने ले लिया ना, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लो रिएक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, लो रिएक्टिविटी वाले देखो, दिस इज ऑल अबाउट मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। लो रिएक्टिविटी वालों में क्या होता है कि देखो, यूजुअली मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे रिएक्शन इतनी होती नहीं है, तो ये अपने फ्री फॉर्म में रहते हैं, बट तब भी कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हो सकते हैं जो कर रहे हो, ठीक है, जैसे Hg कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें भी, अगर सल्फाइड बनाया है तो पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करो, फिर ऑक्साइड को बस हीट कर देना है, ऑक्साइड को हीट कर देना, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ बस ऑक्साइड को हीट कर दो तो तुम्हारा मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। देखो जैसे HgS मैंने लिया, HgS क्या है, मरकरी सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड है, उसको मैंने एक्सेस एयर में हीट किया पहले, क्योंकि मैं उसको क्या बनाना चाहता हूँ, पहले ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, स्टेप 1 में पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्साइड को विदा क्योंकि ये अब मॉडरेट रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है, तो इसमें से हम बस डायरेक्ट हीट करेंगे तब भी ऑक्सीजन निकल जाती है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहाँ मॉडरेट वाले में कार्बन की जरूरत पड़ती थी, ये रिड्यूसिंग एजेंट में डाला था ना, यहाँ पे विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारी प्रोसीजर हो जाता है। देखो बस इसको हीट कर दो तो यहाँ से O2 निकल गया और Hg तुम्हारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है यार, एक बार इसको फिर से देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आ जाओ टॉप में जो होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स है सर, हम उनको कैसे दिखे, उनको उनका क्या करें हम। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में वो मेटल्स बैठे हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आओ देखते हैं। अब क्योंकि अगर वो टॉप पे बैठे हैं इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब उनको जो नॉर्मल जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कार्बन काम नहीं करेगा, यहाँ पे इसे तुम्हें काम पे लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स को कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज जो मेटल होता है वहाँ पे, मान लो ऊपर वाले मेटल्स कौन कौन से होते हैं बताओ, के होता है ना, के मान लो KO है, पोटेशियम ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड को अगर मैं C दे दूंगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि C जितना ऑक्सीजन को चाहता है उससे ज्यादा K ऑक्सीजन को चाहता है, कहता है कि यार ऑक्सीजन तो मेरे पास ज्यादा ज्यादा बेटर तरीके से रहेगा, क्योंकि मेरे को उसकी ज्यादा जरूरत है, मैं उसको ज्यादा लाइक करता हूँ, ठीक है। तो C यहाँ पे कोई रिएक्शन करवा नहीं पाएगा, क्योंकि एक वहां पे एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आ जाओ जी, तो फिर सर कराएं क्या, कराएं क्या सर, अब तो दिक्कत हो गई। इसमें कराना होता है आपको एक प्रोसेस जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मतलब रिडक्शन तो करवाओ बट इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म में करवाओ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कौन सा सेल, जिसमें हमने लगा दिया एक बैटरी और दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल दिए उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलो जी करके देखते हैं। मान लो NaCl का मेरे पे सॉल्यूशन है, एक्वस मैंने इनका ले लिया, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल एक्सट्रैक्ट कहाँ पे होगा, मेटल इसमें से कौन सा है, Na है, तो Na क्या करेगा, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैटायन है, तो कैथोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हुआ, कैथोड हुआ। तो बस Na यहाँ पे आया और उसने कैथोड में से क्या बोला, कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे से और Na प्लस अपने चार्ज हटा ले, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो रखा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये नॉर्मल हो गया, सोडियम मेटल हमें ऑब्टेन हो गया। ऐसे ही एनोड पे क्या हम पे आती है, क्लोरीन गैस हमको एनोड पे ऑब्टेन होती है, ठीक है। देख लो क्योंकि क्लोरीन खुद से कैसी है, नेगेटिव है,
तो ये जाएगी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड होता है, बात खत्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज लेके आएगी और ये एनोड बोलेगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज दूं, तुम मुझे अपना नेगेटिव चार्ज दे दो और तुम स्टेबल हो जाओ। तो इसने अपने अंदर से दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकाल के Cl2 गैस बना ली। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं यार, इसको एक बार फिर से एक बार देखो। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे और रिफाइनिंग पे ध्यान देते हैं कि अब हम मेटल को, हमको रिफाइन करना है। क्या करना है, मेटल को हमें रिफाइन करना है। तो मेटल ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमने दो टाइप के रिडक्शन देखे। मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर रहे थे, या तो हम उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करा ले रहे थे, या फिर हम उसे हीट कर ले रहे थे, या फिर हम उसका क्या इलेक्ट्रोलाइटिक, हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दिया। लेकिन इसने कहा कि वो इतने प्योर नहीं होते, जो मेटल हमको मिलता है वहां से वो इतना प्योर नहीं होता, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन मतलब उसकी सफाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उसमें अभी भी इंप्योरिटीज बाकी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका सबसे कॉमन मेथड, उसका सबसे कॉमन मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बस इतना, इसका नाम देख लो, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलेज में, बस आई मीन आपके स्कूल एग्जाम में बस इतना पूछ लेगा कि कौन सा मेथड होता है जिसकी मदद से मेटल्स को रिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, चलो घर पे देखा है कि यार लोहे का कोई बर्तन होगा, पानी में अगर छोड़ दो या फिर खुले में रख के आ जाओ लोहे का, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, या फिर तुम मान लो तुम्हारी घर की छत पे सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पे पेंट तो कर रखा था, बट पेंट उखड़ गया, तो वहां पे क्या लग जाता है बाद में कुछ दिनों में ना, वहां जंग दिखने लगता है। ठीक है, लोहे वाले पाइप आते थे पुराने के घरों में, अगर किसी ने देखे हो तो उनको ठोकते हैं तो उनके अंदर से जंग, लोहे के पाइपों में से जंग गिरता है, जंग गिरता है लिटरल। जंग क्या होता है, मैं रस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं, कोरोजन को। ठीक है, क्या होता है कि कोई मेटल अगर एक्सपोजर में आ जाए, मॉइस्चर, देखो अगर मैंने H2O को गैसेस फॉर्म में कर दिया तो इसका मतलब वो किसमें, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि मॉइस्चर के फॉर्म में वहां पे है प्रेजेंट। वहां पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और कुछ अगर एसिडिक कंटेंट भी प्रेजेंट हो, सबका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है अकेले मॉइस्चर भी कर सकता है, अकेले O2 भी कर सकता है, मॉइस्चर का प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, और इसी प्रोसेस में जब मेटल को क्या होता है, मेटल कोरोड कर जाता है, मेटल के ऊपर एक रस्टिंग या फिर मतलब मेटल अपना अपना ऑक्साइड बना देता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कि मेटल तो था बेटा, लेकिन मेटल ने क्या किया, O2 H2O के साथ मिलके एक अपने ऑक्साइड ऑक्साइड बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और हमें नहीं पता कि कैसा मेटल ऑक्साइड है, और उसको हम क्या कहते हैं कि वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया। और मेटल कोरोड हो गया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बस खत्म। इसके एग्जांपल्स देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट होता है, बिल्कुल सही बात मैंने अभी बताया। आयरन किस किस की प्रेजेंस में, O2 और H2O की प्रेजेंस में अपना ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लिया, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये याद रखना है, इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है। कैसा कैसा कलर होता है, रस्टिंग पूरा, बल्कि कोरोजन वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को O2 और H2O की प्रेजेंस में रखा तो हाइड्रोक्साइड बना के बैठ गया, और CuCO3 बना दिया, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव इट, और अगर आपको पढ़ना है तो देख सकते हो। Now, coming back to the last topic of this lecture, that is prevention of corrosion. अब हम corrosion को बचाएं कैसे। तुमने देखा होगा कि यार घर पे जब कोई लोहे का गेट लगता है किसी के, तो वहां पे क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो गेट ना यार खुले में रहने वाला है, हवा के एक्सपोजर में रहेगा, बारिश होएगी तो पानी के एक्सपोजर में रहेगा, उसे पेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस लोहे और उस बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में एक लेयर आ जाती है, और वो लेयर क्या करती है, उसे सेपरेट रखती है, और लोहा कभी जंग नहीं खाता। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रिवेंशन का एक मेथड तुम्हें याद हो गया। प्रिवेंशन का एक मेथड क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन का एक मेथड हो जाएगा कि पेंट कर दो उसे। दूसरा ऑयलिंग, भाई ऑफ कोर्स सी बात है, ऑयलिंग। तुमने अपनी कभी चेन में तेल डाला है, ग्रीसिंग करते हो ना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ऑयलिंग करते हैं पार्ट्स में कि यार ऑयल की एक लेयर बनी रहेगी, तो ये मॉइस्चर नहीं आएगा इसमें, और मॉइस्चर नहीं आएगा तो चेन में जंग नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रीसिंग सेम पार्ट बियरिंग्स में करते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि बियरिंग्स किसकी होती हैं, लोहे की होती है बियरिंग्स। ठीक है, अब जो दो प्रोसेस तुम्हें थोड़ा सा डीप में पढ़ने, दैट इज एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन। सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन पढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन में कुछ नहीं है, आपकी स्टील और आयरन रॉड्स को क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, किससे, थिन लेयर ऑफ जिंक से, जिंक की एक बहुत पतली ही परत से उसको क्या कर देते हैं, लेयर कर देते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक की एक लेयर चढ़ गई, तो जिंक क्या करता है कि उस लेयर की वजह से अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्टेड रखता है, खुद को अपने आप को एयर के कांटेक्ट में लाएगा, खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले को कोरोड होने नहीं देगा। ठीक है, बचा लेगा। और अगर मान लो कभी जिंक टूटता भी है तो क्या करेगा, वहां पे भी मान लो कहीं पे एक ये लेयर थी, ठीक है, या मान लो एक Fe की लेयर है आयरन, ठीक है, इसके ऊपर मैंने जिंक की लेयर लगा दी, और मान लो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक भी हो गया अगर, तो जिंक क्या करेगा, मतलब Fe पे नहीं जाएगा मॉइस्चर तब भी,
ये अपने पास ही उस मॉइस्चर को स्टोर करने लगेगा, यहाँ 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 थोड़ी सी उसमें क्या कर लेगा, अपने ऊपर ही रेस्टिंग कर लेगा, वो Fe के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, डू नॉट वरी। एनोडाइजिंग, नाउ एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ क्या चढ़ा दो, अगर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दो, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो करेगी, प्रिवेंट करेगी किससे, कोरोजन से, ठीक है। ऑक्साइड लेयर गिव्स अट्रैक्टिव फिनिश ऑल्सो, मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उससे आपको क्या दिखाई देगी, उसमें एक शाइनी सी फिनिश भी आएगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे देख लो, एक और टॉपिक बचा है, दैट इज एलॉय। एलॉय क्या होता है भैया? एलॉय मैं सिंपल से बता देता हूँ, देखो, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मतलब पता है ना, होमोजीनस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो कि कभी एक बार, अगर एक बार मैंने मिक्स कर दिया तो वो अलग नहीं हो सकता, जैसे चीनी और पानी, जैसे नमक और पानी, ठीक है। और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होंगे, सोचो खुद ही, तेल और पानी, एक कैसा हो गया हमारा, ये हो गया एक नॉन होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब क्योंकि तेल और पानी को एक के ऊपर तैरते रहते हैं, कभी मिक्स ही नहीं होते, तुम देख लो, करके देख लो, एक ग्लास में जाओ, पानी लो और उसके ऊपर तेल डाल दो, ठीक है, और थोड़ा सा तेल डाला और फिर ऐसे ऐसे पूरा शेक करना, तुम देखोगे कि कभी भी ना जो ऑयल के क्लम्स है वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, वो मिक्स नहीं हुए पानी में, पानी येलो नहीं हो गया वैसे, ठीक है। चलो गुड। अब हमें क्या करना है, एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक बार अगर दो मेटल्स मिला दिए तो वो फिर अलग नहीं हो सकते, वो कुछ नया मेटल फॉर्म कर देंगे। और याद रखना, एलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय डिफर फ्रॉम पेरेंट मेटल्स, मतलब जिन दो मेटल्स या जिन तीन मेटल से मिलके मेरा जो एलॉय बना है, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा कुछ नई आएंगी, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आएंगी, जो कि उस मेटल से, इन मेटल से मैच नहीं करेंगी, या थोड़ी मोड़ी कर भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन 100% मैच नहीं करती, डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एलॉयज के आपको नाम दिए हुए हैं, सबसे पहला स्टील। स्टील हो गया, स्टील में क्या होता है, स्टील इज बेसिकली आयरन प्लस 0.05% कार्बन। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये हार्ड होता है और इस पर रस्ट नहीं लगता है। एमैल्गम, एमैल्गम एक ऐसा एलॉय है जिस भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी जुड़ जाए, Hg, किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी जुड़ जाए तो हम उसको एमेल्गम बोलने लगते हैं, कि लाइक एमेल्गम ऑफ सोडियम, एमेल्गम ऑफ पोटेशियम, एमेल्गम ऑफ लिथियम, व्हाटसोएवर, ठीक है। ब्रास क्या होती है? ब्रास है कॉपर और जिंक। अब तुम खुद ही सोचो, देखो, कॉपर कॉपर की तार कैसी होती है, कॉपर की तार होती है बहुत ही बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घरों में कॉपर की तार तो लगती है, लेकिन उसको जब मैंने जिंक के साथ मिला दिया ना, तो वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। मतलब ब्रास की तार बनी कॉपर से है, कॉपर के पास बिजली कंडक्ट करने की पावर भी है, लेकिन ब्रास की तार जो नई बनी आपके पास, वो बिल्कुल भी बिजली कंडक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। सेम गोज फॉर ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। देन लास्ट कम द सोल्डर आयरन। सोल्डर आयरन देखी होगी, वेल्डिंग करते हैं लोग, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के टिप पे क्या होता है, जो सोल्डरिंग वायर होती है वो बनी होती है किससे, ये होता है लेड, एंड दिस इज टिन, दिस इज टिन, एस एन ए मीन्स टिन। तो लेड और टिन से मिलकर बनी होती है। और लेड और मेटल्स का यूजुअली क्या देखो, तुमने देखा होगा, मेटल्स यूजुअली भैया बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलते नहीं है, इतनी जल्दी पिघलते नहीं है। बट लेड और टिन को अगर मैं मिला दूं तो इन दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होकर वो उन दोनों का कैसे रिजल्ट फॉर्म होता है कि उनका एक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तभी तो तुमने देखा ना सोल्डरिंग आयरन में वो तार कैसे पिघलती है, सट 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 पिघलती है और वो जाके सोल्डर कर देता है अपने सर्किट में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स बताऊं जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके बाहर नहीं पढ़ो, अपने PYQs करो, सैम्पल पेपर्स लगाओ, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ढंग से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज उन्हें अच्छे से करना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सो बी रेडी, बिकॉज इसमें हमने पढ़ा था आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, वहां हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, और तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो दैट इज माय प्रॉमिस, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा था, आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे कुछ और ही चल रहा होता है, ठीक है। कार्बन के साथ कुछ अलग ही, पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ा सोचो कार्बन के लिए। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, डू नॉट वरी, मैं लेके आऊंगा वेरी सून। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो यार, और सी या।